कर्नाटक में हिजाब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन थमने के बाद एक बार फिर हिजाब विवाद ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कर्नाटक की मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया, जब 12 स्टूडेंट हिजाब पहनकर कैंपस में दाखिल हुई, लेकिन इन छात्राओं को क्लास में एंट्री दी गई। मामला बढ़ने पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं अपनी बात पर अड़ी रहीं। शनिवार को मैंगलोर यूनिवर्सिटी कॉलेज में 12 छात्राएं हिजाब पहनकर आई थीं। जब इस बात की जानकारी कॉलेज के प्रिंसिपल को हुई तो उन्होंने छात्राओं से कहा कि वह हिजाब हटाकर क्लासरूम में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन छात्राओं का कहना था कि वह हिजाब नहीं हटाएंगी। कुछ देर तक चले इस विवाद के बाद सभी छात्राएं अपने आप ही अपने अपने घर लौट गईं। बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद कॉलेज फिर से शुरू हो गए और इस बीच कुछ हिंदू छात्रों ने स्कूली कक्षाओं में हिजाब पहनने के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। बवाल बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक छात्राओं को क्लास अटेंड करने के लिए हिजाब उतारना होगा। विश्वविद्यालय ने नोटिस में कहा था कि क्लासरूम में यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं पहना जा सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। आज हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर की जयंती मनाई जा रही है। देश के तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताओं के साथ साथ पूरा देश वीर सावरकर को याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में सावरकर के बारे में कही गई बातें शेयर की जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुत्ववादी नेता विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मां भारती के कर्मठ सपूत वीर सावरकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने सावरकर की तस्वीरों को मिलाकर तैयार एक कोलाज भी साझा किया, जिसमें पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सावरकर की खूबियों और योगदान के बारे में बता रहे हैं। उनके उसी बयान का अंश मोदी के वीडियो में भी सुना जा सकता है। आज वीर सावरकर जी की जन्म जयंती है। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं, अपनी जिंदगी जला रहे हैं, ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। आपको बता दें कि वीर सावरकर का जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई को 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के ग्राम भगूर में हुआ था। सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिससे वह भारतीय छात्रों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। साथ ही भारत की आजादी में भी वीर सावरकर ने अहम भूमिका निभाई थी। कई महीनों से इस बात को लेकर बहस हो रही है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क कब भारत में अपना बिजनेस शुरू करेंगे। आखिर कब दुनिया की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों में से एक कार टेस्ला भारत में भी रफ्तार भरेगी। अब एक बार फिर एलन मस्क ने कुछ बातें कही हैं, जिससे ये पता चला है कि वो अपना बिजनेस भारत में कब लाएंगे। टेस्ला भारत में तब तक कार नहीं बनाएगी जब तक उसे पहले बाजार में कार बेचने की अनुमति नहीं दी जाती। ये बात खुद एलन मस्क ने ट्विटर पर एक यूजर द्वारा भारत में कार निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि टेस्ला प्लांट वहां लगेगा जहां पहले उन्हें कार बेचने और सर्विस की इजाजत मिलेगी। वहीं एक यूजर ने उनसे पूछा कि भारत में स्टारलिंक प्रोजेक्ट कब शुरू होगा। इसके जवाब में एलन मस्क ने कहा कि वो अभी सरकार की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा था कि स्टारलिंक को
नाइजीरिया और मोज़ेम्बिक की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिलीपींस की सरकार ने भी स्टारलिंक को मंजूरी दे दी है। बहरहाल कई महीनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एलन मस्क कब भारत में अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अब उनके इन जवाबों के बाद भारत में टेस्ला का इंतजार कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी है। मार्च में 5 राज्यों के चुनावों में से 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की निगाहें इस साल के आखिर में हिमाचल और गुजरात के चुनाव पर टिक गई हैं। बीजेपी के सामने इस बार चुनौती भी बड़ी है। बीजेपी को दोनों राज्यों में सरकार बचाने के साथ साथ 2024 के आम चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार करनी है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा दारोमदार अपने कंधों पर लेते हुए शनिवार को राजकोट के अटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मिशन गुजरात के तहत अटकोट में ही एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सौराष्ट्र का सियासी गणित फिट बैठाने के लिए पाटीदार समाज के बीच एनडीए सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर भी अपनी रणनीति का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि 26 मई को एनडीए सरकार ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। इस दौरान हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता को सिर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ये आप ही के संस्कार है, इस मिट्टी के संस्कार है। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। नरेंद्र मोदी का यह दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को 100 का आंकड़ा छूना भी भारी पड़ गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज का संबोधन पाटीदारों पर कितना प्रभाव डालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मार्च में आए उत्तराखंड के चुनावी नतीजों में बीजेपी ने फिर से एक बार देवभूमि में सरकार तो बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। अब इसी को लेकर मतदान होने जा रहे हैं, जहां इस बार एक तरीके से कहा जाए तो खुद सीएम धामी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से हो रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धामी के प्रचार की कमान अपने हाथों में लेते हुए चंपावत में विशाल रोड शो निकाला। रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया, जहां सीएम योगी ने सीएम धामी के समर्थन में वोट मांगे और चुनाव प्रचार अभियान समाप्त होने से पहले माहौल बनाने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। बीजेपी से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस से निर्मला गहतोड़ी चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अपनी खुद की सीट गंवाने के बाद क्या सीएम धामी इस बार पार्टी के भरोसे पर खरे उतरते हैं या नहीं।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.